सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। राजा हत्याकांड में हर रोज नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हर खुलासे के साथ इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही। अब तक तो यह साफ हो चुका है कि सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में पूरी तरीके से शामिल थी। और तो और, जिस वक्त राजा की हत्या की गई उस वक्त सोनम वहां मौजूद थी। लेकिन अब तक इतने सारे खुलासे होने के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया कि क्या राजा हत्याकांड की जो वजह बताई जा रही है, गिनाई जा रही है, सच सिर्फ उतना ही है, या फिर राजा हत्याकांड की साजिश के सबसे बड़े सच से पर्दा हटना भी बाकी है। क्या सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर की जो बात कही जा रही है वही हत्या की असली वजह थी, या फिर राज कुशवाहा इस बड़ी साजिश का एक छोटा मोहरा भर है? सोनम ने मंगल दोष से मुक्ति के लिए राजा की बलि चढ़ा दी, या फिर पैसों के लालच में यह सारी साजिश रची गई? किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यह होता है कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या था। यानी यह पता लगाना कि अपराधी ने अपराध किया तो क्यों किया। और इस मर्डर केस में अभी तक उसी सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं मिल पाया है। यानी अब तक इसे लेकर कोई मजबूत थ्योरी सामने नहीं आई है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारा तो क्यों मारा। अभी मोटिव ऑफ क्राइम को लेकर भयानक कंफ्यूजन, और सोनम के भाई गोविंद ने राजा के घर पहुंचकर इस कंफ्यूजन को और एक तरीके से बढ़ा दिया है। गोविंद ने इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी और कैसे उलझा दी वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सोनम के भाई गोविंद अपने जीजा राजा रघुवंशी के घर पहुंचे, और राजा की मां को देखते ही गोविंद बहुत बुरी तरह से भावुक हो गए, लिपट लिपट कर रोने लगे। सोनम के चेहरे पर अपने पति को मारने का जो पछतावा तो अभी तक वैसा नहीं दिख रहा है, या पछतावा हो या ना हो, सोनम के भाई गोविंद के चेहरे पर दुख साफ साफ झलक रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी के साथ सोनम के भाई गोविंद भी फूट फूट कर रोने लगे। मैं हर पल आपके साथ हूं, मेरी बहन गुनहगार है, मैं सोनम के खिलाफ खुद केस लड़ूंगा। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार के सामने और मीडिया के सामने बहुत कुछ कहा, लेकिन गोविंद के इन सवालों ने एक तरीके से इस पूरे केस में कंफ्यूजन दूर करने की बजाय कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। पहले आप इस केस को लेकर गोविंद के 3 बड़े दावों को सुनिए और फिर बताते हैं कि कैसे इन दावों ने केस को और उलझा दिया। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो जरूर एक बार बताते। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है, और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है, और उनका कोई हवाला कारोबार से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी नहीं, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। तो गोविंद के इन बयानों से मर्डर मिस्ट्री और कैसे उलझ रही है वो जरा समझिए। जांच एजेंसियों की थ्योरी के मुताबिक सोनम और राज के बीच अफेयर था, और ये अफेयर ही राजा के मर्डर की वजह बनी। लेकिन सोनम के भाई कह रहे हैं कि सोनम और राज के बीच रिश्ता था अगर, तो रिश्ता राखी वाला रिश्ता था, भाई बहन वाला रिश्ता था।
अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो एक कि गोविंद को राज और सोनम के बीच अफेयर की भनक नहीं थी, या फिर इस मिस्ट्री में राज नहीं बल्कि मेन विलन कोई और है। गोविंद के दावे से एक पेच और फंस रहा। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया में एक बयान दिया था। अब विपिन ने कहा था कि हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। और मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। यह राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दिया हुआ बयान। और गोविंद ने इसमें क्या कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि उनकी मां को अगर सोनम के इरादों के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती, खबर होती, संदेह होता तो किसी भी कीमत पे ऐसा गुनाह नहीं होने देती, क्योंकि कोई भी मां अपनी बेटी का घर जानबूझकर बर्बाद नहीं करने देगी या होने देगी। और तीसरा पेच देखिए, यह कहां उलझ रहा है। मर्डर मिस्ट्री में एक नए किरदार जितेंद्र रघुवंशी के साथ साथ एक नई थ्योरी भी आई। हवाला कनेक्शन की बात सामने आ गई, क्योंकि जितेंद्र के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए थे। लेकिन गोविंद ने इस थ्योरी पर और इस किरदार पर, दोनों पर यह कहते हुए पर्दा डाल दिया कि जितेंद्र तो उनकी मौसी का लड़का है और उसका हवाला से कोई लेना देना नहीं। वो फैक्ट्री में पैसे की लेन देन का काम देखता जरूर है, लेकिन अनपढ़ आदमी। यानी यह किरदार और थ्योरी दोनों ही खारिज हो गई। गोविंद ने यह भी बताया कि राजा सोनम के गायब होने की खबर आने के बाद ही वो शिलोंग पहुंच गए थे और दोनों की खोजबीन में जुटे हुए थे। और गोविंद ही वो शख्स है जिन्हें सोनम ने गाजीपुर से कॉल किया था। इसलिए इस केस में गोविंद के बयान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गोविंद के बयान से मर्डर का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा। गोविंद ये तो कह रहे हैं कि उसकी बहन कातिल है, लेकिन इसका जवाब गोविंद के पास भी नहीं है कि सोनम ने अपने पति राजा का कत्ल किया तो क्यों किया। अब से थोड़ी देर बाद गोविंद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और तब हम उनसे यह सवाल पूछेंगे, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस सवाल का जवाब गोविंद अभी तक नहीं दे पाए हैं, यकीन मानिए कि मेघालय पुलिस की जांच में उन सवालों का क्लियर कट आंसर जब तक नहीं मिल जाता, तब तक आप इस केस को एक तरीके से क्लोज नहीं मान सकते। तब तक आप ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि जो कहा जा रहा है वही सच है। हनीमून पर सोनम ने अपने हस्बैंड राजा की जान क्यों ली, इस सवाल पर शिलोंग के एसपी ने नवभारत को क्या जानकारी दी, जरा एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी आगे बताते हैं आप। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या सोनम ने किस वजह से ये हत्या की थी? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्या प्रेम ही एक वजह थी कि वो एक लव ट्रायंगल था, वो दूसरे से प्रेम करती थी, इस वजह से राजा रघुवंशी का उसने मर्डर किया? देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है। परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। इन 5 आरोपियों के अलावा भी क्या कोई है ऐसा जो पुलिस के शक की निगाह में हो, जिसके इन्वॉल्वमेंट हो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में, इनकी हेल्प प्रोवाइड करने में? क्या अन्य आरोपी भी इस पूरे केस में जुड़े? इसमें एसआईटी और एक गहरा वाला इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि सब कुछ फैक्ट सब कुछ आगे निकलेंगे। तो मर्डर के मोटिव से लेकर इस केस में और लोगों के शामिल होने की आशंका तक अब तक बहुत कुछ है जो कि क्लियर नहीं है। उम्मीद कीजिए कि जब पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों को इंटरोगेट करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो इन सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे। अभी क्राइम सीन की रिक्रिएशन का भी काम बाकी है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी और सनसनीखेज खुलासे, दूसरे किरदार या फिर कोई दूसरी नई थ्योरी सामने नहीं आएगी। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। आपको हमने गोविंद और एसपी दोनों के बयान सुनाए। फिलहाल सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद जी, ये बहुत दुखद घटना है और आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सामने आने से शायद राजा को जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि शादी से पहले क्या सोनम ने
ये इस बात से इनकार किया था? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? क्या वो राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? बिल्कुल खुश थी, और उसने और राजा जी ने दोनों ने मिलके भी कभी कभी शॉपिंग करी है, और वो खुद दोनों जने मिलके गए हैं, राजा की मम्मी जी मिले हैं मार्केट में, तो दोनों ने मिलके ही शॉपिंग करी है, और हमें ऐसा अंदेशा नहीं लगा। और हमने भी ये दिल से शादी करी थी। हमारे यहाँ भी ये लास्ट शादी थी, छोटी बहन थी, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमने दिल से शादी करी है इसको। तो हमने कोई भी चीजों में कसर नहीं छोड़ी, या कुछ भी ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। तो गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हमने सिंदूरदान की तस्वीरें देखी है जब सोनम उतनी खुश नजर नहीं आ रही है। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि फिर शादी के तुरंत बाद सोनम ने हत्या का फैसला क्यों किया? आपको क्या लगता है? मुझे इसका आइडिया तो नहीं है कि ये क्या वजह हो सकती है, मगर मुझे जरूर मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको सब चीजें प्लानिंग बता दी गई हो, और उस हिसाब से उसने कदम उठाया हो। बाकी मैं इसमें कोई भी जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसमें मैं अच्छा। समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को। अचानक मेरे सामने ये चीजें 3 दिन पहले आई है। हाँ। एक और सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि क्या आपका परिवार या सोनम इससे पहले कभी मेघालय गए हैं? सोनम आज तक कहीं भी इंदौर छोड़ के घूमने नहीं जा पाई है, और ये पहली बार ही लाइफ में वो पहली बार ही गई थी। अब इसको अंजाम कैसे दिया या काम कैसे करा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा गोविंद जी, एक और सवाल, इस केस में एक और एंगल सामने आ रहा है, और वो है तंत्र मंत्र वाला। और ये किसी और ने नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम मांगलिक है, और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। ये मंगल दोष वाला चक्कर क्या है? डेट में ऐसा मिला कि उन दोनों को मंगल थे, मंगल के कारण शादी हम 2 साल बाद कर पाते, इसलिए, और हम नहीं चाह रहे थे कि हम 2 साल रुके या कुछ करें, तो इसलिए दोनों परिवार बैठ के और शादी की प्लानिंग करी। पंडित जी को बिठाया बीच में, और उन्होंने जो लास्ट तारीख दी थी कि 11 मई तारीख है, क्योंकि एक्चुअली जो राजा जी का काम है उसमें वो व्यस्तता ज्यादा रहते थे, उस हिसाब से हमने 11 मई लास्ट प्रोग्राम बनाया था शादी का। नहीं तो शादी तो अप्रैल में भी बन रही थी। दोनों को मंगल थे, सोनम को भी मंगल थे और राजा को भी मंगल थे, उस हिसाब से इनकी शादी बनी है। क्योंकि ऑलरेडी हमने और भी लड़के देखे थे, उनको मंगल नहीं थे, तो शादी का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था या शादी नहीं बन पा रही थी। चलिए गोविंद जी, इस मुश्किल वक्त के बीच भी हमसे जुड़ने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि इस केस का एक एक सच जल्द सामने आएगा, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अभी भी वो सारे सवाल अपनी जगह कायम हैं, जिसका जवाब सामने आने के बाद ही मर्डर मिस्ट्री को एक तरीके से पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ माना जा सकेगा। अभी आपने सोनम के भाई गोविंद को सुना, इनके बयानों से भी ये मामला सुलझने की बजाय और पेचीदा होता जा रहा है। और ये कैसे उलझ रहा है वो जरा समझिए। सोनम के भाई गोविंद ने भी बताया कि सोनम शादी से खुश थी, और जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं सिंदूरदान के वक्त की इस वीडियो में, वो थोड़ी मायूस जरूर दिख रही है, लेकिन वही सोनम रील बनाने के लिए स्टेज पर खुशी से उछलती दिखाई दे रही है। वो अचानक सिंदूरदान के दौरान इतनी दुखी क्यों दिख रही है, एक अलग सवाल है। लेकिन ये सोनम के भाई खुद कह रहे हैं कि दोनों ने हंसी खुशी जाकर शादी की शॉपिंग की है। तो इसका क्या मतलब है? क्या सोनम शादी के फंक्शन में एक तरीके से एक्टिंग कर रही थी? क्या सोनम ने इस पूरे हत्या की प्लानिंग पहले से तय कर रखी थी और इस पूरे दौरान वो एक्टिंग करती रही? और जो उसके चेहरे पर सिंदूरदान के समय जो भाव है, क्या वही उसका असली भाव है? और ये जो हमने बाकी तस्वीरें देखी, जब वो हंसती हुई खुश दिखाई दे रही है, रील बना रही है, ये देखिए मंच पे ऐसे उछलते हुए जो तस्वीरें दिख रही है, क्या ये सब एक्टिंग का हिस्सा था? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। गोविंद एक तरफ तो सोनम को फांसी देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी प्लानिंग किसी और ने की हो, फिर ये सारी प्लानिंग सोनम को बताई गई हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि हो सकता है पहले से किसी ने बताया हो और उसके बाद ये किया गया। हालांकि इस थ्योरी को साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत अभी तक नहीं है, और न ही सोनम के परिवार के पास इसके बारे में कोई ठोस सबूत है, और ना पुलिस के पास। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि अभी सोनम के भाई गोविंद ने हमारे लाइव इंटरव्यू में बताया कि मेघालय तो दूर, सोनम आज तक इंदौर से बाहर नहीं गई थी। अब सवाल यह है
कि जो लड़की पहली बार मेघालय गई है या इवन अपने शहर से भी बाहर जा रही है, उसे पहले से कैसे इतना सब कुछ पता था? इतनी डिटेल से उसने इस मर्डर की प्लानिंग आखिर कैसे की कि उसे शिलोंग जाना है, शिलोंग से फिर वहां चेरापूंजी और वहां से सोहरा, एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पर कि कोई सैलानी नहीं आता, कोई टूरिस्ट नहीं आता, और वहां जाकर ठिकाने लगाना है। इतनी डिटेल प्लानिंग की। हनीमून पे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को साथ में लेकर गई थी, उसको कहां मिलाना है, कैसे उसको अपने साथ जोड़ना है, और कैसे उसको एक तरीके से उससे दोस्ती करके और राजा के साथ उसको लेकर वहां तक जाना है। ये सब आप सोचिए कि कोई लड़की जिसने कि अपने जीवन में अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा हो, क्या तमाम इंटरनेट का जमाना है, मान लिया कि यूट्यूब का जमाना है, सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जिस लड़की ने अपने जीवन में अपने शहर से बाहर की दुनिया नहीं देखी हो, वो 1200 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर या एक ऐसे राज्य में जहां पर कि आपकी भाषा भी कोई नहीं समझता, और वहां भी एक ऐसे इलाके की पहचान करके वहां ले जाकर उसको उसकी अपने पति की हत्या करना, इसकी पूरी प्लानिंग रचना, ये कोई ऐसी बात है जो कि आसानी से किसी को हजम हो जाए? और जहां तक राज कुशवाहा की बात है, वो तो पढ़ा लिखा भी उतना नहीं है, और उसने भी दुनिया नहीं के बराबर देखी है। मेघालय नक्शे पे कहां हिंदुस्तान के उसने देखा नहीं होगा, वो पक्के तौर पे बता नहीं सकता कि मेघालय की राजधानी कहां है। और क्या सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस तरह का इतना बड़ा प्लान कर लिया? ये वो बात है जो एक बारगी बिल्कुल हजम नहीं होती। आप पचा ही नहीं सकते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आपका कॉमन सेंस कहता है कि नहीं, ये इसके पीछे निश्चित रूप से कोई और है। और वो आदमी कौन है? ये सवाल है जिसका जवाब अभी पुलिस को तलाशना होगा। और जब तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक आप इस केस को क्लोज नहीं समझिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इसमें पड़ताल की। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि पुरी मंदिर में सोने की ईंटों का कुएं का रहस्य क्या है और वो आज क्यों खोला गया है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है। हिंदू तिथि के मुताबिक आज जेठ पूर्णिमा का दिन है, और उड़ीसा के पुरी मंदिर में आज स्नान पूर्णिमा मनाई जा रही है। और इस खास मौके पर दुनिया भर से भक्त पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। खचाखच भरा हुआ है पूरा प्रांगण। अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यह मौका इसलिए खास है क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आज के ही दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के मंदिर प्रांगण में विराजते हैं, वरना वो गर्भगृह में रहते हैं, आज प्रांगण में हो। और फिर 108 घड़ों के ठंडे जल से उनका अभिषेक होता है। पूरे साल में आज का ही दिन एकमात्र ऐसा मौका होता है जब भगवान जगन्नाथ के भक्त सार्वजनिक तौर पर उनका जलाभिषेक होता देख पाते हैं। इसलिए हर भक्त की इच्छा होती है कि वो इस पल का साक्षी बने। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इसीलिए। और इस खास मौके से जुड़ा हुआ ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के परिसर में मौजूद सोने का कुआं है, उसका रहस्य भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर की दीवारें सोने के ईंटों से बनी हुई है और जिसका ढक्कन साल में बस एक बार ही खोला जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन यानी आज के दिन सोने के उसी कुएं के पानी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का जलाभिषेक किया जाता है, जबकि साल के बाकी दिन यानी कि 364 दिन पुरी मंदिर में भगवान की मूर्तियों का नहीं, बल्कि उनकी आईने में जो प्रतिबिंब उनका बनता है, उस प्रतिबिंब का स्नान कराया जाता है। तो देश का मूड मीटर में आज मैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी उसी अनूठी परंपरा और सोने के कुएं के रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा। और स्नान पूर्णिमा से जुड़ा 550 साल पुराना और रहस्यमय घटना, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसने भगवान जगन्नाथ के भक्तों में भरोसा पैदा किया कि भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान जगन्नाथ खुद दर्शन देते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं और सारे तकलीफों से मुक्ति देते हैं, और भक्ति पर उठने वाले सारे सवालों का ऐसा जवाब देते हैं जो कल्पना से भी परे होता है। लेकिन सबसे पहले
आपको जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के आज के उत्सव की झलक दिखाता हूं। स्क्रीन पर आपको अभी स्नान पूर्णिमा की भव्य तस्वीरें दिख रही है। गर्भगृह के बाहर मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, बहन उनकी सुभद्रा, उनके बड़े भाई बलभद्र, सब स्नान पूर्णिमा के जो सदियों पुरानी परंपरा है वो अभी वहां निभाई जा रही है। तीनों मूर्तियों के सिर पर भगवा लाली वाले जो सूती कपड़े होते हैं उसकी पगड़ी उनको पहनाई गई है। शरीर पर धोती लिपटा हुआ है, फूलों का श्रृंगार है और इन मूर्तियों को 108 घड़े के ठंडे पानी से इनका जलाभिषेक हो रहा। इससे जुड़ी कहानी यह है कि स्नान पूर्णिमा पर 108 घड़े के ठंडे पानी से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते और फिर 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। इन 15 दिनों में आम इंसानों की तरह उनका इलाज किया जाता है, उनकी गुप्त सेवा की जाती है। इस जलाभिषेक का एक खास धार्मिक तरीका है। 108 घड़े में से 35 घड़े के जल से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होता है, 33 घड़े से बलभद्र जी का होता है, 22 घड़े के जल से सुभद्रा का अभिषेक होता है और बचे 18 जो घड़े के जल हैं उससे सुदर्शन चक्र का अभिषेक होता है, जो भगवान जगन्नाथ की शक्ति है और उनका शस्त्र है। जगन्नाथ मंदिर अकेला मंदिर है जिसमें देव प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हैं और इसके पीछे सनातन का रहस्य यह है, मान्यता यह है कि सदियों पुरानी ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने द्वापर में जब अपना शरीर छोड़ा तो उनके हृदय को जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया, जो मंदिर के प्रांगण में ही उगने वाले खास नीम के तने से बनाई जाती है। चूंकि तीनों मूर्तियां लकड़ी की है इसलिए दूसरे मंदिरों की तरह इनका रोजाना जलाभिषेक नहीं होता है, इन्हें रोज स्नान नहीं कराया जाता है, बल्कि रोजाना इन्हें आईना दिखाकर इनके प्रतिबिंब को स्नान करवाया जाता है। लेकिन स्नान पूर्णिमा के दिन नियम ये टूटता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की का जलाभिषेक होता है। 550 साल पहले ये नियम क्यों टूटा, वो घटना भी हैरान करने वाली, उसका रहस्य भी आगे खोलूंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि आज स्नान पूर्णिमा पर 108 घड़े के ठंडे जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं, उन्हें बुखार आ गया है और ऐसी मान्यता है कि अब 25 जून तक वो भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। वो मंदिर के गर्भगृह में ही रहेंगे लेकिन अपने मुख्य सिंहासन पे नहीं रहेंगे, बल्कि बांस के लकड़ी के आसन पर बांस के घेरे में रहेंगे। जैसे अस्पताल में या घर में किसी रोगी को क्वारंटाइन किया जाता है, कुछ समझिए उसी तरीके से। और इस दौरान आयुर्वेद के विशेष तेल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की मालिश की जाएगी। अगले 15 दिन तक उन्हें 56 भोग नहीं लगेगा, बल्कि उसकी जगह औषधियों से बने प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। और औषधि वाला यही काढ़ा, या यूं कहे कि यही काढ़ा प्रसाद आज से अगले 14 दिनों तक पूरी मंदिर में भक्तों को बांटा जाएगा। और मान्यता यह है कि जिसने पूरे 14 दिन तक ये प्रसाद ग्रहण कर लिया वो पूरे साल निरोगी रहेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। और यह भी बड़ी वजह है कि स्नान पूर्णिमा के दिन से जगन्नाथपुरी में भक्तों की भीड़ जुटने लगती है। और इस विश्वास के साथ पीछे 550 साल पहले जगन्नाथपुरी में घटी एक रहस्यमय घटना का रिश्ता है, जिसे मंदिर के पुजारियों से लेकर पुरी के राज दरबार ने घटते देखा था और उसे भगवान जगन्नाथ की दैवीय शक्ति का चमत्कार माना था। वो घटना भगवान जगन्नाथ के भक्त माधव दास से जुड़ी हुई। वो बंगाल के रहने वाले थे और उनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। पत्नी की मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी आकर वो मंदिर में सेवा करने लगे और वो आजीवन भोजन में हमेशा मंदिर का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। घटना 15वीं सदी साल 1473 की, जब जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले भक्त माधवदास जेठ के महीने में ठंडे पानी से नहाकर बुरी तरीके से बीमार पड़ गए और उसकी वजह से मंदिर में उनका आना बंद हो गया। मान्यता है कि जगन्नाथ प्रभु ने खुद जाकर माधवदास की सेवा की। मंदिर के पुजारी भी हैरान थे। उन 15 दिनों तक जगन्नाथ मंदिर में जिस सोने की थाली में भोग लगता था, वो थाली अगले दिन माधवदास की झोपड़ी में मिलती थी। ऐसी घटना 15 दिनों तक लगातार होती रही। जब तक माधवदास ठीक नहीं हो गए, तब तक लगातार यही होता रहा।
और तब पुजारी समेत पूरे राज परिवार, जो पूरी राज परिवार था, उनको यह मानना पड़ा कि माधव दास की बीमारी को खुद भगवान जगन्नाथ ने अपने ऊपर ले लिया। और वहां से शुरू हुई जगन्नाथपुरी मंदिर में स्नान पूर्णिमा की परंपरा, जो आज भी धूमधाम से मनाई जा रही है, और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसी चमत्कारिक घटना की याद में तब जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रदुम्न ने पूरी मंदिर परिसर में एक वर्गाकार कुआं खुदवाया, और उसी कुएं के जल से भगवान जगन्नाथ की स्नान पूर्णिमा शुरू की गई। जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही 5 फुट चौड़ाई वाला वर्गाकार कुआं जगन्नाथ मंदिर परिसर में ये तैयार किया गया है, और मंदिर परिसर में ही शीतला देवी का मंदिर है, और मंदिर में देवी और सिंह की मूर्ति के बीच बना हुआ एक कुआं है। और माधव दास के साथ हुए उस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा इंद्रदुम्न ने कुएं की दीवारों पर सोने की ईंटें जड़वाई थी, और सोने के उसी कुएं पर सुरक्षा के लिहाज से 1.5 टन लोहे का एक ढक्कन लगाया जाता है, और जब भी यह ढक्कन खुलता है कुएं के अंदर सोने की ईंटों की दीवारें दिखती है। और उसी चमत्कार की याद में भगवान जगन्नाथ के भक्त इस कुएं में सोने का दान भी करते हैं। तो कुएं के मुहाने पर लगे लोहे के ढक्कन में जो छेद है, उसी से स्वर्ण दान किया जाता है। और ये परंपरा 550 साल यानी कि 550 साल से चली आ रही है। और तभी से यह भी मान्यता है कि सिर्फ एक बार यानी स्नान पूर्णिमा के दिन सोने के उस कुएं को खोला जाता है। और आज उसी का जो रस्म निभाई गई, उसी से जुड़ी हुई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत, और ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध।